Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now I am going to start a question from very important branch of chemistry, environmental chemistry. बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है environmental chemistry. बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है, यानी हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस, उनका इम्पैक्ट्स या जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रही हैं उनका ह्यूमन लाइफ पे एंड इन्वायरमेंट पे जो भी इफ़ेक्ट है उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उन इफ़ेक्ट को, बैड इम्पैक्ट को जो मिनिमाइज़ करना, उनको रिमूव करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे बहुत इन्वायरमेंटल साइंस पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में तो इसे जो है एक ये मेजर ब्रांचेस में हैं। केमिस्ट्री की जो मेजर ब्रांचेस हैं यानी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क किया जा रहा है। और इसमें हम जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको कंपलसरी के तौर पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस है, अगर एग्ज़ाम के हवाले से बात करें तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, यानी जिन चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं उनमें ये शामिल है। तो जैसे लास्ट टाइम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट इस में से आए थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले जैसे कि जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को वॉच करते हैं, जो नोट करते हैं, तो उनको पहले भी मालूम है कि यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए की तैयारी कर रहे हैं तो वो उसमें काफ़ी क्वेश्चन, यानी सिंपल कॉमन एक्सेप्शन जो भी है क्वेश्चन, वो मैक्सिमम सॉल्व कर चुके होते हैं। मैक्सिमम जो है क्वेश्चन वो अपनी नज़र से गुजार चुके होते हैं, यानी उनकी प्रैक्टिस बहुत क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी अपेयर होता है तो उसकी बहुत वो अच्छे से वो प्रिपरेशन कर रहा होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं कि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन का जो है उनकी गुडनेस है उसको देखें, तो उन्हें ये पता चले कि केमिस्ट्री में कुछ हमें मज़ीद जो है वो एडवांस स्टडी करना होगी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर स्टडी करना होगी, तो तब जाके वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी सी प्रिपरेशन से अपेयर हो पाएंगे। याद रखें, जितनी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी उतना ही आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप रिलैक्स होंगे और आप अच्छे से पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो इसलिए प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप एडवांस क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होकर चलना पड़ेगा, तो इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो चलें, बहुत बातें हो गई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंक क्या होते हैं, यानी वो एनवायरनमेंट में वो मटेरियल्स, वो पार्ट्स एनवायरनमेंट का जो किसी भी कंपाउंड के साथ इंटरेक्ट करे और उसको लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करे या उसके साथ रिएक्शन कर जाए, वो उसका सिंक होता है। यानी द मटेरियल आर मीडियम विच कंज्यूम आर इंटरेक्ट द मटेरियल आर मीडियम which consumes or interact with long-lived pollutants is called sink। जैसे अगर हम बात करें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फ़र, स्पेशली सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये पानी के साथ रिएक्शन करके, वाटर वेपर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और जहाँ पे भी जो भी वाल लाइमस्टोन की होगी, लाइमस्टोन जहाँ पे भी होगा तो ये वहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा लाइमस्टोन के साथ। और कैल्शियम कार्बोनेट जब लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सिंक है फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह जो भी एसिडिक गैसेज है उनका ये सिंक है। तो इसी तरह जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हमारे पास सिंक यहाँ पे क्या ओशन है।
ओशन ये सिंक है, ये जितनी भी एसिडिक गैसेज हैं वो ओशन में डिज़ाल्व हो जाती हैं। इसी तरह जो साइल है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक है। साइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को वो ऑब्जर्व करते हैं, तो ये उनका सिंक है। तो यहाँ पे सिंक फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ओशन होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। थ्रेशोल्ड वैल्यू इसको सिंपल वे में TLV भी लिखते हैं। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है कि कोई भी पोल्यूटेंट्स है उसकी एक लिमिट वैल्यू से अगर एक हद तक उसकी जो अगर अमाउंट होगी एटमॉस्फेयर में तो वो थ्रेट नहीं कहलाएगी, तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है 50 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 50 पार्ट्स पर मिलियन, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो इस लिहाज से यानी अगर 50 से एक्सीड करेगी तो वो पॉइजनस कहलाएगी या उसका थ्रेट होगा फॉर इन्वायरमेंट। इसी तरह ये जो 5000 ppm है ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट जो है 0.1 ppm ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर फास्जीन गैस। तो ये सभी जो हैं यहाँ पे देखें, जब भी MCQs टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं उसमें कोशिश यही होती है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएं, ऐसे ऑप्शन दिए जाएं कि उसमें आपके और भी क्वेश्चन कवर हो जाएं। जैसे यहाँ पे बताया तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो ऑप्शन में है A, इसका होगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की थ्रेशोल्ड वैल्यू एंड फास्जीन गैस, इसकी भी थ्रेशोल्ड वैल्यू का पता चल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप जो हैं इसके बेहतर यही है कि इनके नोट्स प्रिपेयर करें और उनमें जो भी चीज़ बताई जाती है उसको आप नोट करें। तो ये इसका A ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर कॉल्ड आइनोस्फीयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी लेयर है जिसमें आयन होते हैं। तो आयन जो है वो मेसोस्फीयर में भी होते हैं और थर्मोस्फीयर में भी होते हैं। मेसोस्फीयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ इनके आयन्स भी होते हैं, यानी O2+1 एंड O+1। इसके अलावा ऑक्सीजन एटम ये कंस्टिट्यूएंट हैं किसके, मेसोस्फीयर के। इसी तरह थर्मोस्फीयर में भी O2+ भी होता है थर्मोस्फीयर में, इसी तरह O+1 भी, एंड इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी होता है ये थर्मोस्फीयर में। इसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं थर्मोस्फीयर में। तो दोनों में आयन प्रेजेंट हैं तो इनको कंबाइंड कहा जाता है आइनोस्फीयर, यानी इनके अंदर आयन्स होते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। विच इज़ नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं, यानी जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं, या वो पोल्यूटेंट्स जो डायरेक्ट ही एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं SO3 ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं है, बिकॉज़ ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इमिट नहीं होता और ना ही ये एटमॉस्फेयर में यानी डायरेक्ट इन्वायरमेंट पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होता कि ये कहीं से रिलीज़ होगा। तो इसमें क्या होता है कि ये SO2 और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है तो SO3 बनता है। तो इस लिहाज से ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। अब जितनी भी एडवांस लेवल की बुक्स, कुछ बुक्स में वैल्यू ये दी हुई है, वैल्यू इसमें ये SO3 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में कंसीडर किया गया है, लेकिन ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। आप थोड़ा एडवांस स्टडी करेंगे तो ये चीज़ें आपको इनका आइडिया होगा। सिंपल इसमें कोई रट्टा नहीं लगाना, इसमें सिंपल आप देखें कि ये SO3 कैसे बनता है SO2 से, और ये भी कि इसके लिए SO3 की फॉर्मेशन के लिए एक कैटलिस्ट रिक्वायर होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, यानी रिएक्शन को इनिशिएट, वैसे तो स्पॉन्टेनियस है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहरहाल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट रिक्वायर होता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, प्लाटिनम ETC। तो इसलिए ये रिएक्शन इतनी अहम कंडीशन पे नहीं होता, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं ये आपने नोट करनी है तो तब ही जाके आपके ये क्वेश्चन अच्छे से कवर हो पाएंगे और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे।
तो चले मैं बात कर रहा था कि ये आम कंडीशन पे रिएक्शन नहीं होता, इसके लिए इवन इसमें यानी हाई टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तब रिएक्शन होगा। इसके अलावा एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन होता है, उसमें ये यानी ये विदाउट कैटलिस्ट उसमें ये होता है कि कुछ पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो रिएक्शन को इसकी जो है एक्टिविटी को इंक्रीज इसमें SO3 की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इस लिहाज से ये रिएक्शन तो होता है लेकिन डायरेक्ट ये इफ़ेक्ट नहीं होता, यानी SO3 डायरेक्ट रिलीज़ नहीं होता बल्कि SO2 बनेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन से SO3 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है NO2। नेक्स्ट है NO2। तो NO2 ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। NO2 सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है क्योंकि एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ये रिलीज़ नहीं होता। एटमॉस्फेयर में NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी रिएक्शन होगा नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का लाइटनिंग में, या जब जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं वहाँ पे हाई टेम्परेचर की वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी इवन आम कंडीशन पे ये 14 केल्विन पे जाके रिएक्शन होता है। 1400 केल्विन पे, सॉरी 1400 केल्विन पे राउंड अबाउट, यानी 1000 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, NO बनाते हैं, और फिर NO के ऑक्सीडेशन से NO2 प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह ये रिएक्शन भी, ये भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, प्राइमरी नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा नन। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन होगा लास्ट वन, सॉरी नॉट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, यानी ये दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं हैं। तो इसका बोथ होगा, क्वेश्चन में नॉट आ गया तो बोथ होगा, यानी दोनों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स नहीं हैं। उसके बाद है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कंट्रीब्यूट कार्बन मोनोऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो हैं ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। तो इसमें ये 74% यानी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, व्हीकल्स वगैरह। उसके बाद 16% तो इससे होता है फॉरेस्ट फायर से लकड़ी को जलाने से। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीब्यूशन है 16% में। एंड 9.6% ये इंडस्ट्रियल एरिया से इंडस्ट्रीज से ये कंट्रीब्यूशन होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें 9.6%। तो ये यहाँ पे आपके कितने MCQs कवर हो रहे हैं देखें चलें। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बिकम्स डबल फॉर एवरी ईयर, यानी कितने साल बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन डबल हो रही है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की 5 ईयर आफ्टर एवरी 5 ईयर कंसंट्रेशन डबल हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर में इसका कुछ लेस, यानी जिस हिसाब से डबल हो रही है उससे अमाउंट से कुछ कम है। क्यों कम है? बिकॉज सिंक प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के कुछ सिंक हैं एटमॉस्फेयर में जो इसकी फर्दर, यानी वो इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, इसको इंटरेक्ट करके किसी और चीज़ में चेंज कर देंगे। जैसे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोक्सल फ्री रेडिकल हैं या हाइड्रोपर फ्री रेडिकल हैं, इसी तरह और भी हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन वो कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में चेंज कर देगा। तो इसी तरह O3 है, O3 यानी ओजोन जो है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक है, तो ये चेंज कर देगा CO2 में। तो इस तरह कार्बन मोनोऑक्साइड के सिंक होने की इसमें जो साइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक हैं। तो इस लिहाज से इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम रहती है, यानी वो जो डबल कहीं ना, बहरहाल आफ्टर एवरी 5 ईयर इसकी कंसंट्रेशन डबल हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, बट लेस क्यों होती है वो ये रीज़न जो आपको अभी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not characteristics of कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है? ब्लू फ्लेम कलर है, इजीली डिटेक्टेड इन एयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली डिटेक्ट नहीं होती। एक ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, तो इजीली डिटेक्टेबल नहीं होगी, यानी बंदा इनहेल कर रहा होगा तो उससे नहीं होगा आइडिया कि वो इनहेल कर रहा है या नहीं कर रहा, ना तो इसका कोई कलर है ना इसकी कोई ऑर्डर है।
तो इस लिहाज से लाइटर देन एयर, ये भी ऑप्शन ठीक है। इट इज़ थ्री टाइम्स लाइटर देन एयर, यानी 3 टाइम्स जो है ये हल्की गैस है एयर से, तो ये भी ठीक है, बट इजीली डिटेक्टेड नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट सिंक फॉर CO2, तो कौन सा सिंक नहीं है CO2 का? ओशन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है वाटर के साथ रिएक्शन करके, ग्लूकोज ऑक्सीजन प्लस एनर्जी रिलीज। बहरहाल फोटोसिंथेसिस भी कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है। सिंक वो पार्ट इन्वायरमेंट का जो किसी भी मटेरियल को अब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करके सिंपल उनको बाउंड कर लेंगे, वो उसका सिंक कहलाएगा। तो यहाँ पे ओशन भी इसका सिंक है। ओशन में कार्बन डाइऑक्साइड ये अब्जॉर्ब होके ये उसमें रिएक्शन होते हैं, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। और इसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी ये भी इसका सिंक है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। तो इसका नॉट सिंक, तो दोनों सिंक हैं, नॉट का पूछा गया तो नन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग NOx इजीली डिटेक्टेबल, तो N2O तो कलरलेस है, इसका बहरहाल स्वीटिश टेस्ट होता है, कुछ इसकी एडर भी है, लेकिन इतना इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। NO तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। नेक्स्ट NO2 रेडिश ब्राउन कलर होता है, फ्यूम होते हैं इसके ब्राउन कलर के, तो इजीली डिटेक्टेबल है। फोटोकेमिकल स्मॉग का ये पार्ट भी है, तो इजीली डिटेक्टेबल है कलर की वजह से, तो इसका ऑप्शन होगा NO2। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट सिंक फॉर SO2, SO2 वाटर का सिंक, वाटर इसका सिंक है, यानी पानी के साथ रिएक्शन करके SO2 बनाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। एंड ऑक्सीजन भी इसका सिंक है, ऑक्सीजन के साथ ये तो ऐसे क्वेश्चन आप इसको सिंक की डेफिनेशन अच्छे से करेंगे ना, तो ये प्रैक्टिस से ये चीज़ें माइंड में आ जाती हैं। तो SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बनाएगा, तो ये भी इसका सिंक है, तो इसमें कौन सा सिंक नहीं है, नन ऑप्शन होगा। थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, तो अब थोड़ा इस पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो इस स्टेटमेंट में कहीं पे नॉट आएगा, इधर ऑप्शन में नन आएगा, तो अच्छे से समझना है क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोसिस काज बाई, तो ये क्लोरोसिस ये डिजीज़ है, ये क्लोरोसिस ये डिजीज़ है प्लांट के रिलेटेड है। और इसमें क्या होता है कि जो लीव का पत्तों का ग्रीन कलर है येलो हो जाता है। एक्चुअल में वहाँ पे ये दिस इज़ ड्यू टू सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से होता है। और इसमें प्लांट बाज़ दफ़ा मतलब इसमें लॉन्गर टाइम के लिए, या अगर वाटर वेपर हों तो वो SO2 के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वो H2SO4, तो ये तो एसिडिक एसिड बन जाएगा, तो ये प्लांट को डैमेज भी कर सकते हैं। बहरहाल ये रिलेटेड है, डिजीज़ है प्लांट, और ये होती है SO2 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकुलेट्स मैटर कंटेन, पार्टिकुलेट्स मैटर क्या होते हैं, इसमें ये हमारे पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं। इनका पार्टिकुलेट्स मैटर का साइज़ होता है 2x10 की पावर -10 से लेके 2x10 की पावर -4 मीटर तक, ये इनका साइज़ होता है पार्टिकुलेट मैटर। यानी स्मॉल साइज्ड सॉलिड पार्टिकल भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स। तो इसमें काफ़ी सारे पार्टिकुलेट्स मैटर हैं, जिसमें स्मोक है, मिस्ट है, फ्यूम्स है। फ्यूम्स भी पार्टिकुलेट मैटर में आएंगे, कंडेंस वेपर को फ्यूम्स कहते हैं, कंडेंस वेपर को। तो इसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें आ जाएंगे फ्यूम्स में, कंडेंस वेपर में। इसी तरह डस्ट जो है ये भी पार्टिकुलेट्स मैटर में आता है, और वो डस्ट जिसका साइज़ 1 माइक्रोमीटर डायमीटर, जिसका यानी डस्ट क्या होते हैं, यानी जिनका साइज़ 1 माइक्रोमीटर डायमीटर तक होगा, इससे ग्रेटर होगा, तो वो उसमें हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर होते हैं।
नेक्स्ट है वायबल पार्टिकुलेट्स। तो वायबल पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको कहते हैं वायबल पार्टिकुलेट्स। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं मिस्ट है, डस्ट है, फ्यूम्स हैं, तो ये नॉन वायबल हैं, तो यहाँ पे नन होगा। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें कहते हैं वायबल पार्टिकुलेट्स। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये सभी नॉन वायबल हैं। वाइट लंग्स डिजीज़ रिलेटेड टू, तो वाइट लंग्स डिजीज़ ये डिजीज़ होती हैं पार्टिकुलेट्स मैटर से ही, यानी जिसको हम अपनी ये भी ज़ुबान में कहते हैं कि खाके वगैरह से, यानी फैक्ट्रियों का, मिलों का जो काम करते हैं तो खाका वगैरह पड़ता है, तो उससे ये फ़लाँ बंदा जो है उसका डैमेज हो गया, लंग्स डैमेज हो गए, सांस की बीमारी आ गई, सफोकेशन होती है, तो ये चीज़ें। तो यहाँ पे वाइट लंग्स डिजीज़ ये टेक्सटाइल के रिलेटेड है, यानी जो टेक्सटाइल वर्कर होते हैं, जो टेक्सटाइल मिल्स में वर्क करते हैं, तो उनमें जो डिज़ीज़ होती है उन पार्टिकुलेट्स मैटर की वजह से, यानी जो वहाँ पे टेक्सटाइल में जो होते हैं पार्टिकुलेट्स, तो उनकी वजह से जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं वाइट लंग्स डिजीज़। तो ये टेक्सटाइल वर्कर के लिए है। उसके बाद कोल माइंस, इसको कहते हैं ब्लैक लंग्स डिजीज़। इसी तरह जो है ये सिलिकोसिस है, तो ये वहाँ पे जहाँ पे सिलिकॉन्स माइंस होंगी, सिलिका माइंस होंगी, तो वहाँ पे जो वर्क करेंगे उनमें ये लंग्स डिजीज़ होगी। तो ये इसका था आंसर। उसके बाद है क्लासिकल स्मॉग ऑब्जर्व्ड इन, क्लासिकल स्मॉग ये इसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम इसको लंदन में ऑब्ज़र्व किया गया था। ये गालवन इसमें 1962 के अंदर इसको लंदन में ऑब्ज़र्व किया गया था। तो ये तकरीबन जो सिटी था वो तकरीबन 5 डेज़ तक वहाँ पे स्मॉग रही और उससे काफ़ी सारी डेथ भी हुई थी। तो ये स्मॉग थी जो ह्यूमिड क्लाइमेट में, ह्यूमिड यानी जो ठंड के मौसम में विंटर सीज़न में प्रोड्यूस होती है, और इसमें जो है स्पेशली कंबशन ऑफ कोल, और इसमें मेन इसका जो कंस्टिट्यूएंट है क्लासिकल स्मॉग का। ये बातें आपने नोट करनी है। क्लासिकल स्मॉग फर्स्ट टाइम ऑब्ज़र्व हुई थी 1962 के अंदर, 1962 के अंदर लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, और 5 डेज़ तक ये स्मॉग रही और उसमें काफ़ी सारी डेथ भी हो गई। तो इसमें जो मेन इसके जो कंडीशन होती हैं वो स्मोक यानी धुआं, और इसके अलावा ह्यूमिड क्लाइमेट में ये प्रोड्यूस होती है। और मेन इसका कंस्टिट्यूएंट होता है SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद ऑक्सीडाइज होता है और बाकी जो सब्सटेंस होंगे उनको रिड्यूस करेगा, इस वजह से इसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी कहते हैं। क्लासिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग इसको ही कहते हैं, रिड्यूसिंग स्मॉग भी इसी को ही कहते हैं। तो ये लंदन में ऑब्ज़र्व की गई थी। सेकंड जो है ये लॉस एंजलस स्मॉग, लॉस एंजलस सिटी है USA के अंदर। तो वहाँ पे ये इससे पहले 1950 के अंदर इस स्मॉग को ऑब्ज़र्व किया गया था, और इसमें ये था कि ये प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ सनी डेज़, और इसमें जो है वार्म एयर एंड स्टैटिक एयर जब हो तो उस वक्त ये प्रोड्यूस होती है। और इसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है, इसको ये सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इसको कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। और इसका मेन जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो ओजोन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें फॉर्मल्डिहाइड भी आते हैं, मीथेन की ऑक्सीडेशन ओजोन से, ये वो बहरहाल एक्रोलीन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट वगैरह, तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट हैं। तो इसमें जो मेन है मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग की, जो लॉस एंजलस सिटी में ऑब्ज़र्व हुई थी। तो इसमें होता है NO2 एंड O3, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जैसे NO2 है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसी तरह O3 भी ऑक्सीडाइज करेगा मीथेन वगैरह को फॉर्मल्डिहाइड में, एंड एक्रोलीन वगैरह बनेगी, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट वगैरह।
तो ये सभी जो हैं ऑक्सीडेंट हैं, इसी वजह से इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहा जाता है, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो इसी वजह से, और इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, हैज़ सा क्रिएट होता है, ब्राउन हैज़ क्रिएट होता है। और इसी वजह से जो लॉस एंजलस सिटी है जिसमें फ़र्स्ट टाइम इसको ऑब्ज़र्व किया गया था, उसे ब्राउन एयर सिटीज़ भी कहा जाता है। ब्राउन एयर सिटीज़ भी उस रीजन के जो सिटीज़ से, तो इसका दोनों ये सेम ही सिटीज़ के नाम है, यानी लॉस एंजलस एंड ब्राउन एयर सिटीज़। तो इसमें ये थी फोटोकेमिकल स्मॉग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ताजमहल जो है ये आगरा के अंदर है, आगरा इंडिया के अंदर है। और इसमें ताजमहल इसकी कुछ इससे ड्रेन के हवाले से ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी उसके रिलेटेड है। तो ताजमहल जो है इसका जो वाइट मार्बल से इसे बनाया गया था वो अब येलोइश पड़ गया है, और उसकी वजह इससे ड्रेन है। यहाँ पे सल्फर, दिस इज़ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मार्बल उसका सिंक है, कैल्शियम कार्बोनेट उसका सिंक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड को डिज़ाल्व कर लेता है, यानी डिज़ाल्व हो जाएगा और उससे कैल्शियम कार्बोनेट डिज़ाल्व होगा, तो उससे कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो सॉल्युबल होता है, कैल्शियम सल्फेट पानी के अंदर, ये तो आपने पढ़ रखा होगा हार्ड वाटर में। तो ये सल्फेट सॉल्युबल होते हैं पानी में, कैल्शियम सल्फेट। तो ये जो है ये इसमें जो डैमेज काफ़ी इसका स्ट्रक्चर ताजमहल का डैमेज हो चुका है। इस पे 1995 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस पे एक्शन भी लिया था, और उससे काफ़ी सारी इस पे प्लान किया गया कि क्या किया जाए, जैसे ये उनकी एक यादगार है, तो इसको कैसे इसे कि उनका हिस्टोरिकल उनकी प्लेस है, तो इसको कैसे बरकरार रखा जाए। काफ़ी सारा ये डैमेज हो चुका है, यानी इसका कलर भी येलो पड़ गया है। तो इस पे फिर 1995 में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस रीजन में जो फ्यूल यूज़ किए जाते थे, तो उनको ये रिकमेंड किया गया कि ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाए जिसमें सल्फ़र के कंटेंट कम हो, यानी सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एसिड रेन एसिड रेन भी होती है, एसिड डेपोजिशन भी होती है, जिसको ड्राई डेपोजिशन भी कहते हैं, यानी एसिटिक ऑक्साइड वाटर एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वो दोबारा डिपोजिट होंगे, तो इससे भी ये मतलब वही एसिडिक इफेक्ट ही होता है। तो इसके अलावा उस रीजन में बहुत सी इंडस्ट्री थी, और ऑलमोस्ट 200 इंडस्ट्री को वहाँ से रिमूव किया गया और उनको किसी और प्लेस पे ले जाया गया। यानी ये सिर्फ इसके लिए, ताजमहल के लिए इतना, मैंने इसी के लिए इतना ही आपको बताया कि इसके लिए कितना इंडिया गवर्नमेंट ने कितना इसके लिए सोचा, इसके लिए प्लान किया कि ये बहुत ज़्यादा ये तबाही की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल अब वहाँ पे ये रिकमेंड किया जाता है कि सल्फ़र कंटेंट या एलपीजी को यूज़ किया जाए, जो इससे पोल्यूशन कम काज होती है। तो या सल्फ़र कम, जिसमें सल्फ़र कंटेंट कम हो, ऐसे फ्यूल को यूज़ किया जाए, डीजल वगैरह को, यानी जिनमें सल्फ़र कम हो। तो ये था ताजमहल, ये आगरा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये क्या होते हैं, ये टॉक्सिक तो नहीं हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये टॉक्सिक नहीं है, नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, एंड नॉन रिएक्टिव हैं, टॉक्सिक तो नहीं हैं, ऑर्डरलेस हैं। ये ठीक ऑप्शन है, ऑर्डरलेस होते हैं। बाकी नॉन टॉक्सिक हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, थर्मली अनस्टेबल होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, और इसी तरह ये नॉन फ्लेमेबल भी होते हैं। नहीं, अच्छी क्वालिटी इनकी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। बहरहाल ये तो अपर एटमॉस्फेयर में जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वहाँ पे ओजोन के हवाले से इसका पता चलेगा कि इसका क्या जो साइड इफ़ेक्ट है। तो ये था इसका ऑर्डरलेस, ये करेक्ट ऑप्शन है। यूट्रोफिकेशन कॉज ड्यू टू, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि जो फास्फेट वगैरह
जैसे फर्टिलाइज़र में एज अ एडिटिव वगैरह यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स वगैरह होते हैं, तो वो एल्गी की ग्रोथ को एनहांस करते हैं वाटर के अंदर। तो उससे एल्गी की ग्रोथ से एक लेयर बनेगी एल्गी सी, जिससे लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी, लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी टू इनर वाटर बॉडीज़। तो उससे जो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एक्वाटिक प्लांट्स का, तो फोटोसिंथेसिस ना होने से ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करेगा, और जिससे जो मेरीन लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, वो डिस्टर्ब होगी। और ये अगर लॉन्गर टाइम के लिए ये सिलसिला चलता रहे तो उससे फिर डेथ काज हो जाएगी। तो इससे बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसमें काफ़ी कमी होगी। तो इस लिहाज से ये इसका जो पूछा गया है यूट्रोफिकेशन किस वजह से होती है, तो ये फास्फेट मेजर है नाइट्रेट्स वगैरह की वजह से। तो इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर की पीएच होती है 5.5 टू 9.5, इससे ज़्यादा भी नहीं होगी, इससे कम भी नहीं होगी। तो ये नुकसानदेह होगी अगर इससे कम होगी, क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन में चला जाएगा वाटर, और उसमें जो हैवी मेटल्स हैं वो डिज़ाल्व हो जाएंगी, तो उसके बहुत पॉइजनस इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये रेंज है पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो रिकमेंड किया गया है। उसके बाद है बिलो बेबी सिंड्रोम कास्ड। बिलो बेबी सिंड्रोम ये बच्चों के अंदर एक बीमारी है, और इससे उनकी जो स्किन है, बच्चों की जो स्किन है, बच्चों की स्किन वो उसमें उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो इससे जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं बिलू बेबी सिंड्रोम। बिलू बेबी सिंड्रोम इसमें क्या होता है कि अगर नाइट्रेट्स का हायर लेवल हो जाए, अमूमन ये रूरल एरिया में यानी देहाती इलाकों में ये ज़्यादा होती है, और उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो नाइट्रेट्स की अमाउंट वाटर में ज़्यादा डिज़ाल्व हो गई लीचिंग से। तो इससे क्या होगा कि जो नाइट्रेट्स हैं, ये वाटर जब यूज़ करेंगे तो उसमें नाइट्रेट्स का हाई लेवल होने की वजह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं, और उससे ये होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ ये मिलके तो उससे ये डिज़ीज़ काज होती है, और उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी, और उससे जो डिज़ीज़ होती है उसे कहते हैं, इसे ही बिलू बेबी सिंड्रोम का दूसरा नाम ही है, उसको कहते हैं मैथी हीमोग्लोबिनीमिया। मैं लिख देता हूँ इसे मैथी ये डिज़ीज़ है, इसे कहते हैं मैथी हीमोग्लोबिनीमिया। तो ये डिज़ीज़ होती है नाइट्रेट आयन की कंजम्पशन की वजह से जब वाटर में होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, विच पेस्टिसाइड यूज्ड इन वर्ल्ड वार 2। तो डीडीटी को यूज़ किया गया था डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी को यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है न्यूकोकोनेसिस। तो इस डिज़ीज़ को ये जो इसका रोल होता है, ये लंग्स की डिज़ीज़ है, लंग्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो ये मोस्टली जो है पार्टिकुलेट्स मैटर, स्पेशली जो मिस्ट है, फ्यूम्स, स्मोक, डस्ट वगैरह, तो उसकी कंजप्शन से बॉडी के अंदर एंटर होने से लंग्स की जो लाइनिंग हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं, कुछ वहाँ पे डैमेज हो जाती हैं, तो जिससे ये डिज़ीज़ होती है। इसका ए ऑप्शन होगा, ये लंग्स डिज़ीज़ है। उसके बाद है विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस इनमें कौन सी नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी है, ओजोन भी है, मीथेन भी है। तो सभी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर भी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन होगा नन।
नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑक्सीजन इन PAN, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पर ऑक्सी ये हमारे पास है एसिटाइल, ये हमारे पास ONO2 ये है नाइट्रेट, तो इसका पर ऑक्सी मीन यानी नाइट्रेट एंड एसिटाइल, एसिटाइल पर ऑक्सी एसिटाइल, ये हो गया पर, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन हैं? इसके अंदर 5 ऑक्सीजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के विच प्रोड्यूस ओजोन इन फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन गैस कहाँ से आती है? क्योंकि ओजोन गैस तो अपर मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में बनती है, यानी इसमें फ्री रेडिकल जो ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय होकर ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मिलके ओजोन बनाते हैं। ये तो होता है मिडल स्ट्रेटोस्फीयर में, जो ओजोन लेयर जिसको हम मेनली ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्मॉग जो होगी वो ट्रोपोस्फीयर स्मॉग की बात की जा रही है, तो इसमें वो ओजोन कहाँ से आती है? वो ओजोन कहाँ से आती है? एक्चुअल में ये होता है कि जो NO2 जिसको हमने कहा कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यूवी रेडिएशन की के फाल होने से ये चेंज होगा NO में एंड O नेगेटिव में। ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ओजोन प्रोड्यूस करेगा। तो ये कहाँ से आती है? ये NO2 से आती है जो ओजोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स मोर टॉक्सिक। तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक वो होते हैं सूट, यानी जो कार्बन के पार्टिकल हैं, कार्बन के पार्टिकल्स उनको कहा जाता है सूट। उसके बाद NOx SOx आर इम्पॉर्टेंट पोल्यूशन। तो सभी पोल्यूशन में इसमें मेन जो इनका मेन रोल है वो है एयर पोल्यूशन। द क्लीन वाटर शुड हैव BOD। क्लीन वाटर की BOD लेस देन 5 होती है। क्लीन वाटर की BOD लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका होगा लास्ट वन। नेक्स्ट है DDT इज़ एक एंटीबायोटिक्स। ये तो एंटीबायोटिक्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स है। DDT पेस्टिसाइड है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। याद रखें जितने भी क्लोरीनेटेड कंपाउंड हैं स्पेशली पेस्टिसाइड्स हैं, जिसमें कॉमनली पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, DDT है, इसी तरह एल्ड्रीन है, BHC है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये जितने भी क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड्स हैं याद रखें जनरली ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में तो कोई भी नहीं है इसके रिलेटेड, तो ये नन होगा। साइल सैलिनिटी मेजर्ड बाय, क्योंकि साइल सैलिनिटी में आयंस साल्ट होगा तो साल्ट में आयंस होते हैं, और आयंस को हम मेजर करते हैं थ्रू अ कंडक्टोमीटर, यानी आयन जितने मैक्सिमम होंगे उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो कंडक्टेंस को हम आयन से रिलेट करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इससे यानी कंसंट्रेशन से, तो इससे हम साइल की सैलिनिटी फाइंड कर सकते हैं, कितना उसमें साल्ट है, साल्ट की कंसंट्रेशन है, आयन की कंसंट्रेशन है। मार्बल एक्ट एज अ सिंक फॉर डिस्कस किया जा चुका है कि ये एसिडिक पोल्यूटेंट्स जैसे SO2 है, H2SO4 जो भी एसिडिक नेचर के हैं उनके लिए ये मार्बल ये सिंक है। नेक्स्ट, मेटल आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाटा डिजीज़। ये डिजीज़ होती है ड्यू टू अल्काइल मरकरी, स्पेशली इसमें मरकरी जो है मरकरी +2 की वजह से ये डिजीज़ होती है। तो इसमें ये डिजीज़ होती है मरकरी +2 की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये कुछ मिनामाटा डिजीज़ के बारे में कि क्रोनिक पॉइजनिंग बाय अल्काइल मरकरी कंपाउंड्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट करेक्टराइज्ड बाय यूजिंग यूजली परमानेंट एम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर होता है, स्पीच डिसऑर्डर, साइडनेस एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो ये डिजीज़ होती है मर्क्यूरिक्स से। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस? मीथेन भी है, SO2 भी है, O3 भी है। तो लेकिन इसमें SO2
क्वेश्चन नंबर 33 में SO2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। द रिकमेंडेड कंसनट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, जो रिकमेंड की गई है स्टैंडर्ड एक फ्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में, बहुत एसेंशियल है। कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 1 से 1.5 ppm। तो कितनी रिकमेंड की गई है? ये इसका होगा ए ऑप्शन, 1 ppm तक। अब इसका क्या रोल होता है? इसका रोल ये होता है कि जो हमारे पास होता है ना, इसमें जो होता है कैल्शियम फास्फेट, यानी कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 ट्वाइस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ जब फ्लोराइड का, इसके साथ जब यहाँ पे 3 भी होगा, इसके साथ जब फ्लोराइड्स का रिएक्शन होता है कैल्शियम फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड से ये बनता है हमारे पास, ये बनता है CA3PO4 ट्वाइस एंड साथ होगा कैल्शियम फ्लोराइड। इसको टीथ एनामल भी कहते हैं। तो फ्लोराइड नेसेसरी इसलिए हैं कि ये टीथ को डिके होने से महफूज करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब फ्लोराइड होंगे तो वो ये कंपाउंड्स बनाएंगे और ये बहुत हार्ड होता है। फ्लोराइड की मौजूदगी में ये जो है ये हार्ड कंपाउंड में चेंज होगा, जो टीथ को डिके होने से प्रोटेक्ट करेगा। तो इस तरह आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो अच्छे से आप इनके नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये आपको काम आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में किसका रोल नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 35, तो वो नाइट्रोजन का कोई रोल भी नहीं होता। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन का तो होता है, ये ऑक्सीडाइज करती है, स्पेशली जैसे जिक्र किया कि मीथेन को फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर देगी, तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड भी होती है, ठीक है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फॉर्मल्डिहाइड भी आएगी, तो इसमें उसके बाद NO जो है ये भी इसमें होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। तो N2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन तो होते हैं ना, लेकिन नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होगी, यानी इसका यहाँ से ऑप्शन यही होगा, डी होगा। विच काज इरिटेशन इन आइज, तो आई इरिटेशन कौन काज करती है? सल्फर डाइऑक्साइड आई इरिटेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स यानी जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट पे जिनका इम्पैक्ट होता है, यानी ये नहीं है कि वो कहीं से रिलीज़ होंगे या हम उसे यूज़ करेंगे तो रिएक्शन होगा तो फिर जाके उनका इफ़ेक्ट होगा, तो वो तो सेकेंडरी कहलाएगा। लेकिन जिनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, डायरेक्ट परिपेयर होते हैं, यानी चिमनी से एग्जॉस्ट से इमिट होते हैं, या हम उन्हें जब यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट ही उनका एक्शन होता है। तो ये दोनों चीज़ें माइंड में रखनी है, डायरेक्ट फिक्स नहीं हो जाना चिमनी से निकलेगा तो उससे हम एग्जॉस्ट से निकलेगा तो वो प्राइमरी होगा, अदरवाइज प्राइमरी नहीं होगा। तो ये चीज़ माइंड से एक फिक्स ना करें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है। अगर हम देखें इसमें CO2, तो इसका भी डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर में CO2 है। तो उसके बाद DDT जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ पेस्टिसाइड, डायरेक्ट इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट पे, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा इसका ऑप्शन। इंटरफेरेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉज्ड बाई, तो ये होता है ड्यू टू लेड पोल्यूशन की वजह से होता है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन होगा, लेड एक टॉक्सिक मेटल है तो इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा इसमें ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन लग रहा है, इसमें मेरे ख्याल में वाएबल नॉन वाएबल पोल्यूटेंट्स पूछा गया है, सॉरी वाएबल पोल्यूटेंट्स। तो इसमें वाएबल पोल्यूटेंट्स यानी जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसमें मोल्ड्स, फंजाई, एल्गी वगैरह ये वाएबल पोल्यूटेंट्स हैं। इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किया है शुरू वाले क्वेश्चन में ही। फोटोकेमिकल स्मॉग इन्वॉल्व द रिडक्शन, फोटोकेमिकल स्मॉग में रिडक्शन किसका होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग में रिडक्शन होता है
NO2 का, क्योंकि NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होंगे, जबकि SO2 इनका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग स्मॉग में। डिप्लीशन ऑफ ओजोन काज्ड ऑल एक्सेप्ट, तो ओजोन का डिप्लीशन इसमें ट्रांसपायरेशन, तो ओजोन के डिप्लीशन से याद रखें रेडिएशन अर्थ तक ज़्यादा पहुँचेगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो पत्तों से, पौधों के पत्तों से पानी का जो लॉस है वो भी मैक्सिमम होगा, मीन के ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज़ होगी। तो इंक्रीज ट्रांसपायरेशन, ये तो ऑप्शन यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया तो ये ठीक है। अगर देखें डैमेज पेंट फाइबर, ये भी ठीक है, डैमेज DNA सभी ठीक हैं, तो एक्सेप्ट के लिहाज से ए ऑप्शन है। एक्चुअल में इंक्रीज होता है रेस्पायरेशन, सॉरी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। विच गैस इज केमिकल वीड्स इन ट्रोपोस्फेयर, यानी कौन सी गैस ट्रोपोस्फेयर रीजन में प्लांट्स को डिस्टर्ब करती है। तो इसमें केमिकल वीड्स वो गैस है ओजोन। ओजोन केमिकल वीड्स है, हार्मफुल है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। स्किन कैंसर भी काज करती है, प्लांट्स भी डैमेज होते हैं। परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर, तो जो नाइट्रेट्स की कंसंट्रेशन रिकमेंड की गई है वो होती है 50 ppm। तो ये है इसकी कंसंट्रेशन। तो इससे अगर एनहांस करेंगे तो उससे अभी हमने जिक्र किया बीलू बेबी सिंड्रोम, वो डिजीज़ या जिसको हमने कहा तो ये इसका होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन इज़ लीस्ट परसिस्टेंट पेस्टिसाइड, तो लीस्ट परसिस्टेंट कार्बामेट है। याद रखें जो जितने भी क्लोरीनेटेड हैं, क्लोरीनेटेड पेस्टिसाइड, ये इनकी परसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें ये सभी क्लोरीनेटेड है, DDT है, एल्ड्रीन है, ये एल्ड्रीन होना था, एल्ड्रीन है, एंड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ये सभी क्या है, मोस्ट क्लोरीनेटेड, जितने भी सभी क्लोरीनेटेड है, मोस्ट परसिस्टेंस हैं। तो इसका कार्बामेट जो है ये लीस्ट परसिस्टेंट होते हैं पेस्टिसाइड्स। नेक्स्ट, हाउ मैनी क्लोरीन इन गैमेक्सिन, गैमेक्सिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैमेक्सिन क्या होता है, जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड उसको ही गैमेक्सिन कहते हैं। गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड के टोटल 8 स्टीरियो आइसोमर हैं, 9 नहीं है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, बहरहाल उसका तो क्वेश्चन डिस्कस किए गए, नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें ये देखेंगे स्टीरियो बेंजीन हेक्साक्लोराइड के 9 आइसोमर नहीं है, 8 आइसोमर हैं। तो ये आपके असाइनमेंट में आपने इसको सर्च करना है कि 9 क्यों नहीं है, 8 है। 9 बाज़ बच्चों के माइंड में 9 आइसोमर ही हैं कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड के 9 आइसोमर हैं। सिस ट्रांस आइसोमर जिस तरह उसमें आउट ऑफ प्लेन सॉलिड वेज वो शो करते हैं, बहरहाल तो उन 8 आइसोमर हैं एक्चुअल में, और उन 8 में से एक आइसोमर है, उसको कहते हैं गामा आइसोमर। गामा आइसोमर, तो गामा आइसोमर जो वो उसका इफ़ेक्ट होता है, वो उसका इंसेक्टिसाइडल इफ़ेक्ट होता है, वही उसी एक का इंसेक्टिसाइडल इफ़ेक्ट होता है और उसको कहा जाता है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन तो ये उसी का है, तो क्लोरीन तो 6 ही होंगे। बाकी इसको फार्मास्यूटिकल, इसको कमर्शियल नेम जो है वो लिंडेन भी कहा जाता है, लिंडेन भी कहा जाता है। ये सभी के एक ही नाम है। बहरहाल अगर BHC आ जाए तो आप उसको भी कर सकते हैं, यानी BHC, गैमेक्सिन, लिंडेन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सभी ये नाम है किसके, ये इंसेक्टिसाइड्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ करेक्ट मैचिंग। क्लासिकल स्मॉग में SO2 होता है, यानी जो रिड्यूसिंग स्मॉग भी होती है, तो ये तो रॉन्ग है। उसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग में NO2 होता है, ओजोन है, पैन कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एट्सा, तो ये भी नहीं है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन है, ये ठीक है, मैच कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एंटार्क्टिका ओजोन डिप्लीशन ड्यू टू, ओजोन का डिप्लीशन 1980s में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, और वो किस वजह से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से नहीं होता,
वो होता है क्लोरीन नाइट्रेट से। किससे होता है? क्लोरीन नाइट्रेट से। एक्चुअल में क्लोरीन नाइट्रेट से। मैं यहाँ पे इसका सेपरेट यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ, चलो यहीं पे लिख देते हैं। एक्चुअल में ये होता है कि जो क्लोरीन ClO, ये नाइट्रेट साथ ही होता है, ऑक्सीजन बॉन्डिंग इस तरह से होती है, तब लिखते हैं। तो इसका जब रिएक्शन होगा वाटर के साथ, H2O के साथ होगा, तो इसमें बनेगा नाइट्रिक एसिड एंड इसमें बनेगा HOCl। इसी तरह इसी क्लोरीन नाइट्रेट का रिएक्शन होगा HCl के साथ। HCl यानी एटमॉस्फेयर में ये भी कुछ माइनर कंट्रीब्यूशन है इसका। तो HCl बनेगा, तो फिर क्लोरीन अपर रीजन में लाई करती हैं, हीलियम हाइड्रोजन गैस भी है। तो इसी तरह अगर क्लोरीन HCl होगा तो HCl से क्या बनेगा, ये देखें ज़रा। इसके अगर HCl के साथ रिएक्शन होगा, HCl अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उससे क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनेगा, यानी HNO3 प्लस Cl2। तो क्या होता है कि सनलाइट यूवी रेडिएशन से जो होगा ये HOCl ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह क्लोरीन भी फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगी। ये क्लोरीन जो है, तो इस तरह ये क्लोरीन फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय करेंगे। और ये कहाँ से आए, क्लोरीन नाइट्रेट से। तो अंटार्कटिका में जो ओजोन का डिप्लीशन है ये किस वजह से होता है, क्लोरीन नाइट्रेट्स की वजह से। रेडिएशन नॉट अब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज भी, ये आपके 12th स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ये क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड से पूछे गए हैं। तो इतने यानी बेसिक वो बुक्स जिनको आपने बार बार स्टडी किया हुआ है, तो उनसे क्वेश्चन हैं। तो ऐसे सिंपल यानी आप बताने का मकसद ये है, कभी जब आपने क्वेश्चन ये देखेंगे तो बाज़ दफ़ा आपने कोई चीज़ पढ़ी होती है तो आप उस पर इतना तवज्जो नहीं करते, यानी बार बार अगर आपने पढ़ा होता है तो एक दो दफ़ा पढ़ा होता है तो तीसरी दफ़ा आप पढ़ते हैं तो आप ऐसे उसको स्टडी करते हैं कि हमने तो इससे पहले पढ़ा हुआ है, आप थोड़ा डीपली नहीं उसको स्टडी करते। तो ये चीज़ है कि पहली दूसरी दफ़ा कभी भी एक चीज़ को बंदा परफेक्ट तरह नहीं पढ़ पाता, तो स्टडी नहीं कर पाता। तो इसलिए फिर तीसरी चौथी मरतबा पढ़ा जाए, उसको स्टडी किया जाए, तो उस पर फोकस किया जाए, जो अहम पॉइंट्स हैं उन पे ध्यान दिया जाए, ध्यान से समझा जाए, उनको अच्छे से माइंड में बिठा लिया जाए। तो ये क्वेश्चन है रेडिएशन नॉट अब्जॉर्ब बाय, तो नियर IR कॉस्मिक रेज भी अब्जॉर्ब होती हैं और UV रेडिएशन भी। नियर IR इसमें जो बी ऑप्शन है। सोडियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट, तो सोडियम 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, 47 के राउंड अबाउट परसेंटेज है क्रस्ट के अंदर। सेकंड पे सिलिकॉन है 28 के 27 पॉइंट समथिंग, एंड एल्यूमिनियम इज़ द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन क्रस्ट, 8.5%, 7.5, 8.5 के राउंड अबाउट। तो वैल्यूज़ बुक्स में चेंज होती हैं बाज़ दफ़े। उसके बाद आयरन 5% होता है, इसके बाद आयरन के बाद कैल्शियम है 3.63%, एंड देन है सोडियम 2.something%, इसकी 2.59%, या इसके राउंड अबाउट ही इसकी वैल्यू है सोडियम की 83 है, एंड पोटाशियम की 59 है। तो ये 6th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कोल कंटेन, तो कोल में सल्फ़र होती है 1 to 9%, कोल में सल्फ़र होती है 1 to 9%। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन है मेजर सोर्स ऑफ SOx, तो जो मेजर सोर्स है वो है सल्फ़र के ऑक्साइड का वॉल्केनिक इरप्शन इसका मेजर सोर्स है। 67% इसका कंट्रीब्यूशन होता है SOx का वॉल्केनिक इरप्शन से। उसके बाद है विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओजोन ब्लू गैस है, थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल, ठीक है। पानी के अंदर मोर वाटर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। डाइपोल मोमेंट ये वो, बहरहाल पानी के अंदर ओजोन
मैक्सिमम सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो यहाँ पे कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो नॉट है तो नन ही होगा। तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है अच्छे से आप उसको समझें और ऑप्शन फिर देख के लगाएं। ऐसे एग्ज़ाम में घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसको आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसीलिए क्वेश्चन एक पैटर्न के मुताबिक जो है वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के हवाले से कोई दिक्कत ना हो स्टेटमेंट समझने में। बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो विच इज़ नॉट इन लिशेट, लिशेट में जो सभी होते हैं, डिज़ॉल्व पार्टिकल हैं, सस्पेंडिंग कंटेमिनेंट्स हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेंट्स सभी होते हैं, तो इसमें लास्ट वन होगा। बाई ड्रिंकिंग क्लोरीनेटेड वाटर चांस ऑफ कैंसर, तो चांस ऑफ कैंसर बोथ में होता है, ब्लैडर में भी होता है एंड रेक्टम में भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NCl3 इज़, NCl3 इज़ आई इरिटेंट्स, आई इरिटेंट्स, तो ये इसका होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आफ्टर कोआगुलेशन, NCl3 कब बनता है, जब क्लोरीनेशन वाटर की करवाते हैं, तो उस दौरान क्लोरीनेशन के दौरान वहाँ पे अगर अमोनिया होगी तो उससे ये बनेगा NCl3, तो ट्राईक्लोरोअमीन ये प्रोड्यूस होगा और ये आई इरिटेंट होता है। आफ्टर कोआगुलेशन से एलम के थ्रू करते हैं, प्रेसिपिटेशन काज होती है, तो इससे कोआगुलेशन से जो सस्पेंडिंग पार्टिकल हैं तक उनका ऑलमोस्ट 80 से 85% रिड्यूस हो जाता है, उसका मैक्स इससे ओवर हो जाता है, रिड्यूस होता है। हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर की हाइट होती है 1000 किलोमीटर, या मीटर में ये हमारे पास हो जाएगा 1 लाख मीटर, तो ये इसका ऑप्शन होगा। ये इसका होगा हमारे पास, ये इसका होगा 10 लाख, यानी 1 मिलियन हो जाएगा मीटर में। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर डिसइंफेक्टेंट, तो बेटर डिसइंफेक्टेंट वो क्या है, वो है ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड। बेटर ओजोन भी यूज़ करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। इन द प्लेस ऑफ क्लोरीन में यानी उसमें कुछ ऐसी प्रोडक्ट बनती हैं जिसमें हमने NCl3 को डिस्कस किया, इस तरह और भी काफ़ी, तो उससे इफ़ेक्ट होता है वाटर की क्वालिटी पे और उसमें पोल्यूशन काज होती है, आई इरिटेशन, ये वो। तो क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है ये बेटर डिसइंफेक्टेंट है क्लोरीनेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करवाने के लिए। रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर ब्लेंडेड विद द वर्जिन न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव, तो ये वाइटनेस को इम्प्रूव करने के लिए इसके अंदर मिक्स किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेड पॉलीइथीन यूज्ड एज, तो ट्रांसपोर्टेड पॉलीइथीन को एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। एक्चुअल में जो रिसाइकलिंग प्रोसेस होता है या जिसमें हम स्पेशली डीपॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीइथीन की डीपॉलीमराइजेशन इनटू इथीन, तो इसको एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंस जो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो एज ए पेट्रोकेमिकल में भी एल्कीन को यूज़ किया जाता है, क्रैकिंग वगैरह में, इसको आपने स्टडी किया होगा। नेक्स्ट है फंजीसाइड्स, तो फंजीसाइड फंगस की ग्रोथ को क्या करती है, स्टॉप करती है। फंगस के तो फंजीसाइड एक टर्म है, स्पेसिफिक है फंगस के लिए। तो बहरहाल ये एक पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड एक जनरल टर्म है, तो पेस्टिसाइड में ही सभी आएंगे, फंजीसाइड, इसमें हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स etc। तो इसमें पेस्टिसाइड ही है, इसमें जनरल टर्म है, तो पेस्टिसाइड की कैटेगरी में ही है ये फंजीसाइड। अब स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी तो इसका ये स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है एरेशन इंक्रीज, एरेशन से क्या क्या हो सकता है। एरेशन से एक तो फाउल स्मेलिंग जो है, एरेशन से फाउल यानी पोल्यूटेड वाटर्स में से जब एयर को पास करवाएंगे, इसको इरेशन कहते हैं। तो इरेशन से फाउल स्मेलिंग चली जाएगी, यानी उसमें H2S गैस वगैरह है, जिसकी वजह से बहुत गंदी सी बदबू आ रही होती है, स्मेल, बैड स्मेल होती है। ये जो स्मेल आ रही होती है तो ये उसी की वजह से होती है, H2S की वजह से। तो एक तो फाउल स्मेलिंग उसमें से रिड्यूस काफ़ी हो जाएगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड
उसमें काफ़ी सारे ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा उसमें कुछ मतलब है कि जिस तरह फेरिक में चेंज होता है, तो ये बहरहाल तो इसमें BOD एरेशन से तो ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है, तो उससे BOD और COD डिक्रीज़ करेगी। तो इसका ऑप्शन नन होगा, यानी इंक्रीज़ कोई भी नहीं इसमें से करता। हाईएस्ट टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर हाईएस्ट होता है वो +2 होता है, +2 तक, यानी जो हाईएस्ट टेम्परेचर है स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर स्ट्रेटोस्फेयर में, तो ये यहाँ पे नहीं है, तो इसका लास्ट वन ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ओजोन डिप्लेशन से क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज, क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती, इंक्रीज़ नहीं होती, तो इसका ये तो नहीं होगा। इंक्रीज टेम्परेचर, ये भी ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा गया, एक्सेप्ट 1, तो इसका B ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्लोबल वार्मिंग से एवरी ईयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, यानी आफ्टर एवरी 20 ईयर, यानी आफ्टर एवरी 20 ईयर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा एनवायरनमेंट का। तो ये इसका आंसर होगा 20 ईयर, यानी 100 ईयर आफ्टर 1 सेंचुरी कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करेगा। तो आफ्टर एवरी 20 ईयर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका A ऑप्शन होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये 10th स्टैंडर्ड से, क्वेश्चन 66 ये 10th स्टैंडर्ड से पूछा गया है। तो आप थोड़ा इसको जो है वही चीज़ जो डिस्कस की है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कौन सा है? ये होता है 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो इसका ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट है 5 दिसंबर, तो ये होता है टीचर डे, ये होता है, बहुत सारे टीचर भी सुन रहे होंगे तो उनको तो ये आइडिया होगा, ये होता है टीचर डे। एंड नेक्स्ट वन है 5 अक्टूबर, तो ये है सॉइल डे, 5 अक्टूबर, सॉरी ये टीचर डे है और ये 5 दिसंबर है सॉइल डे है। तो ये यहाँ पे मैंने यानी आपके ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन डाले जाते हैं कि आपके उसमें और भी क्वेश्चन कवर हो सकें जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के हवाले से। बाकी 24 अक्टूबर है तो ये UNO यूनाइटेड नेशन डे है, यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। उसके बाद टोटल विड्थ ऑफ बायोस्फीयर यानी रीजन हमारे एनवायरनमेंट का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। तो अगर हम इसकी बात करें सी लेवल के अकॉर्डिंग, तो अबव 6 किलोमीटर, अबव द सी लेवल 6 किलोमीटर, यानी 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल एंड 10 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ये इसके विड्थ है, ये इसकी विड्थ है और ये कितनी होगी 16 किलोमीटर। तो ये बायोस्फीयर इतना फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये इसका। उसके बाद मैक्सिमम लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन की कंसंट्रेशन होती है 0.07 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और अगर स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी बात करें तो वहाँ पे 10 ppm होती है कंसंट्रेशन ओजोन की। ये क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में भी दिया हुआ है, इसको BSc में भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, ऐसे वैल्यू पूछी जाती हैं। लास्ट टाइम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में ओजोन की कितनी कंसंट्रेशन है, तो इसका आंसर है 10 ppm, इसका आंसर था 10 ppm। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पूछी गई है, तो एटमॉस्फेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन होती है 0.07 ppm। तो ये इसको ध्यान से आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए, यानी एटमॉस्फेयर में कितनी कंसंट्रेशन है और उसमें
जो है स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में कितनी कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है 1.4 ppm। तो 1.4 ppm ये मीथेन की कंसंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद नेक्स्ट है कि द साइंस विच स्टडी फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को कौन सी साइंस स्टडी करती है, तो ये होती है लिमोनोलॉजी। लिमोनोलॉजी ये स्टडी करती है किसको, साइंस को, साइंस ऑफ फ्रेश वाटर। तो उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में, तो ये है इसका ए ऑप्शन। बाकी ओशनोलॉजी ये ओशन में जो वाटर है उसको स्टडी करती है। बहरहाल वो फ्रेश वाटर ही नहीं होता, तो कॉमन सेंस है कि फ्रेश वाटर होता ही नहीं है, तो उसको कैसे हम इसमें करेंगे कि ये वाटर है, ओशन में वाटर होता है, तो इसका ये ऑप्शन कर देंगे। तो बहरहाल ये लास्ट क्वेश्चन था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का, इन्वायरमेंटल साइंस का। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही बार बार कह रहा हूँ, आप इनके नोट्स बनाएं, आपको ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो एक MCQs बाज़ दफ़ा आप कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आपके 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे होते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में, जैसे मेजर चैप्टर जितने भी हैं, अगर उसको टॉप 5 रैंकिंग में, यानी अब तो जस्ट जितना भी, यानी स्ट्रक्चर एलुसिडेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चैप्टर है, यानी इतनी केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है जिससे हम कंपाउंड के एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उनकी काफ़ी सारी जो है प्रॉपर्टीज़, अरेंजमेंट, ये वो स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी इमन स्टडी करते हैं। तो वो हमारे पास है, नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ मेंशन की थी, आपको बताई थी कि जिस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आ जाए तो वो तो करना ही करना है, लेकिन जिसमें से 2 क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप थोड़ा एडवांस पढ़ें, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होके पढ़ें। और अगर 3-4 क्वेश्चन आए तो फिर तो आप खुद सोचें कि उस पर आपको कितना वर्क करना होगा। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस के से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, और इसमें से यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से भी 3-4 क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब काफ़ी टाइम हो गया, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।